एक्वस फेज में आके उसको डाइजेस्ट करेंगे। लिहाजा फूड का लुब्रिकेट होना इस ओरल कैविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम ओरल कैविटी के फंक्शंस की बात करते हैं तो बेटा हमने ये इसको बुक के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ये आप यू आर वेरी मच फेमिलियर दैट। पहला काम वो ये करती है, ओरल कैविटी के सिलेक्शन ऑफ फूड करती है। दूसरा काम वो करती है ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तीसरा काम वो लुब्रिकेशन का, और फिर उसके बाद वो डाइजेशन का काम भी करती हैं। सबसे पहले जब हम ओरल कैविटी को देखते हैं तो ओरल कैविटी के अंदर पैलेट एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। टंग जो कि एक मस्कुलर भी है और सेंसरी ऑर्गन भी है हमारी ओरल कैविटी के अंदर। टीथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो चीज़ों को मेस्टिकेट करते हैं, फूड को। चीक्स जो कि हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में या मेस्टिकेट करने में। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। और ये जो ओरल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ये हर लिहाज से ये जो चारों फंक्शंस हैं, ये जो चारों फंक्शंस होते हैं इन चारों फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको अभी बताए, वो पैलेट है वो सॉफ्ट हो सकता है, वो पैलेट बोन की शक्ल में हो सकती है। टंग मैंने जैसे आपको बताया ये सेंसरी भी है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन भी है। टीथ टीथ जो होते हैं वो फूड को मेस्टिकेट करते हैं। चिक्स जो होते हैं वो बार बार हेल्प कर रहे होते हैं कि जो फूड होती है वो अपने टीथ के नीचे आए ताकि वो जल्दी जल्दी से उसको मेस्टिकेट किया जा सके। जब हम डिटेल में बेटा बात करते हैं और डिटेल में बात करें तो उसमें सिलेक्शन ऑफ फूड बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सिलेक्शन ऑफ फूड में अगर आप देखें तो पहले नंबर पे द फूड इज टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ड इन ओरल कैविटी आफ्टर एंट्री। मतलब जैसे ही हम फूड मुंह में रखते हैं सबसे पहले काम ये होता है उसको फील किया जाता है, उसको स्मेल किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो स्मेलिंग और साइट है ये भी इसके अंदर मौजूद होती है। ओरल कैविटी को मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल फाइव सेंसेस दे कैन बी, मतलब फाइव सेंसेस नहीं तो मैक्सिमम सेंसेस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। इसको स्मेल किया जाता है, इसको फेल्ट किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है। मतलब हर लिहाज से फूड की सिलेक्शन की जाती है कि क्या फूड सॉफ्ट है, उसकी खुशबू अच्छी है, वो दिखने में अच्छी है। मतलब हर लिहाज से उसको देखा जाता है ताकि वो जो फूड है वो किसी तरीके से अवॉइडेबल ना हो, वो एक्सेप्टेबल हो फॉर ओरल कैविटी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम बिरयानी खा रहे हो उसमें बोन आ जाए, हड्डी का एक टुकड़ा पीस आ जाए, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओरल कैविटी है वो उस हार्ड पीस को एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो फौरन से उसको बॉडी से हम उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सिलेक्शन होती है जो आप इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लुकमा मुंह में रखा है तो फौरन से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमें लग रहा है जैसे ये बस ही है, खराब हो गई है। हमें फील भी ऐसा होता है क्योंकि हमें स्मेल भी आ जाती है, हमें उसका बैड टेस्ट बता देता है कि ये खराब हो गई चीज। तो फूड जो है इट इज बीइंग सिलेक्टेड बाय द ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी में जो फूड है उसको सिलेक्ट करने में जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया पहले भी कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टंग का होता है बिकॉज इट इज सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन। और ये इसके ऊपर टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं जो कि टेस्ट भी करते हैं। और ओरल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स होते हैं जो चीज़ों को स्मेल करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं ताकि वो फूड को सही तरीके से सिलेक्ट करके काबिले। अच्छा, उसके बाद जब आप देखते हैं तो एक प्रोसेस आता है जिसको फूड सेलेक्ट हो गई। अब जब फूड सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक प्रोसेस आएगा जिसको हम कहते हैं कि ये ग्राइंडिंग और मेस्टिकेट करेंगे, यानी फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे मैकेनिकली। इसमें क्या होगा, फूड इज मेस्टिकेटेड बाय मोलर टीथ। आपने याद रखना है बेटा, जब भी हम हमारे मुंह के अंदर जो फूड होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगी, तो हमारे जो मुंह के अंदर दांत होते हैं आपको पता है
एक होते हैं सामने वाले किनाइंस, एक होते हैं साइडों वाले साइडों वाले किनाइन जो नोकीले होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं जो सामने वाले, जैसे हम बर्गर काट के खाते हैं। अच्छा, इसी तरह एक प्रीमोलर होते हैं, और जो हमारी दाढ़ें होती हैं जिसको हम बड़ी दाढ़ें कहते हैं उसको हम मोलर्स का नाम देते हैं। तो ये मतलब 4 तरह के दांत होते हैं, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक इंसाइजर्स होते हैं जो बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं, एक कैनाइन्स होते हैं जो नुकीले दांत होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। अच्छा, इसमें जो मेस्टिकेट और ग्राइंड करते हैं वो हमेशा मोलर इन्वॉल्व होते हैं, आपने ध्यान में रखना है, उसमें हमेशा मोलर्स इन्वॉल्व होते हैं। This is important step because esophagus allow only the smaller food particles to enter and smaller piece have larger surface area for enzyme. Masticate और grinding का फायदा क्या होगा बेटा? 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, जो esophagus है, it allows only smaller food particles to enter. जो esophagus होता है वो सिर्फ छोटे पीसों को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर एंटर हो जाएं। हम बड़ी चीजों को भी निगल सकते हैं, लेकिन esophagus नहीं करने देगा उसको ऐसा। तो एक तो पहला काम ये हो जाता है कि उसमें पहला काम ये होगा कि esophagus allow only smaller food particles. Then smaller pieces have a larger surface area for enzyme action. Masticate इसलिए भी किया जाता है कि जो स्मॉलर एरिया होते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, उसका लार्जर सरफेस एरिया है, और जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट होगा बाय द एंजाइम एक्शन, क्योंकि उनके ऊपर एंजाइम बहुत जल्दी से वर्क करेंगे। तीसरा जो काम अहम होता है वो लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन का होता है। जब हम बेटा लुब्रिकेशन की बात करते हैं तो फिर हमने भी ये पढ़ा हुआ है कि लुब्रिकेशन जो होती है उसमें इसलिए ये जरूरी होती है डाइजेशन में कि आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे वर्क ओवर द फूड। जब वो फूड के ऊपर काम करते हैं बेटा, तो फिर उनका एक्वस फेज में होना बड़ा जरूरी है। इस लुब्रिकेशन प्रोसेस के जरिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक एक्वस मीडियम मिलता है ताकि वो फूड पार्टिकल्स के ऊपर रिएक्ट कर सके, उनको डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, जो सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी नो दैट सिलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। जब ओरल कैविटी के अंदर सिलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं तो वो हमारी फूड को लुब्रिकेट करते हैं। अच्छा, कितने होते हैं? 3 पेयर हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से, जरा देखिएगा। एक पेरोटिड ग्लैंड that is present in front of ears. ये पोजीशन आपने जरूर नोट करनी है। This is a key word for you. Parotid glands are present in front of ears. They secrete saliva and amylase. Also keywords हैं saliva and amylase. They are keyword. Pour in posterior part of the oral cavity. ये भी कीवर्ड है आपके लिए, आपने इसको भी याद रखना है। मैं फिर यहाँ पे इसको कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। दे आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ ईयर्स, एक दे secrete saliva and amylase enzyme, दूसरा कीवर्ड इसके लिए, and they pour their secretions in posterior part of the oral cavity. ये oral cavity के posterior part में अपनी secretions को pour करते हैं। ये 3 कीवर्ड हैं किसके लिए? पेरोटिड ग्लैंड के लिए। आपने इसको जरूर याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए जरूर देखे जाएंगे। The second pair of gland is submandibular, ये submaxillary gland। मैंडिबल का मतलब भी जा है और मैक्सिला भी जा का नाम है। जब हम इनके नाम को देखते हैं तो जरा देखिएगा, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द जास, जैसे मैंने आपसे कहा था, दिस इज अ कीवर्ड फॉर यू। एंड secrete saliva with amylase, ये भी कीवर्ड्स हैं फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसके साथ साथ ये जब आप बात करते हैं saliva, amylase एंड म्यूकस, लेकिन जो तीसरा कीवर्ड है ओवर द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जब आप बात करते हैं फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी की, तो ये फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में अपनी जो सेक्रेशंस होती हैं वो डालता है। आप इसको जरा देखेंगे,
जब हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की, तो मैंने आपको बेटा ये बताया कि ये बिहाइंड द जा मौजूद होते हैं। इट्स अ कीवर्ड फॉर यू। सेक्रीट सलाइवा विद अमाइलेज एंड म्यूकस, ये भी आपके लिए कीवर्ड है। ओवर द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये आपके लिए मैंने तीसरा कीवर्ड आपको बताया। जब हम बेटा बात करते हैं तीसरे पैर की, उसमें सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, इट्स अ कीवर्ड। सेक्रीट सलाइवा विद म्यूकस, ये सेकंड कीवर्ड आपके लिए। ओवर द फ्लोर ऑफ ओवर कैविटी, ये तीसरा कीवर्ड। सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है कि ये टंग है, और जो जुबान के नीचे मौजूद होते हैं, हम उसको सब लिंगुअल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। अच्छा, बार बार मैं कह रहा हूं कि दिस सिक्रीट सलाइवा, तीनों सलाइवा सिक्रीट करते हैं विद अमाइलेज एंड म्यूकस। तो जो सलाइवा है उसकी केमिस्ट्री क्या हो सकती है? जब हम बात करते हैं सलाइवा की, तो बेटा जो सलाइवा की केमिस्ट्री है, इट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके अंदर भी कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो केमिस्ट्री ऑफ सलाइवा है, उसमें आपने ये नोट करना है कि जो सलाइवा होता है, इट इज मटेरियल सेक्रेटेड बाय द सलिवरी ग्लैंड्स। और ये जो सलिवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवा आता है, ये बेटा उसकी जो पीएच होती है, इट इज 8। लेकिन बाद में इट इज 8, ये पीएच इज अबाउट बेसिक, स्लाइटली बेसिक, कितनी? 8। अच्छा, लेकिन ये पीएच जो होती है, जैसे सलाइवा सेक्रीट होगा, ओरल कैविटी के अंदर आता है, इट्स पीएच टर्न इनटू 6 वेरी क्विकली। अच्छा, क्यों? आफ्टर लूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसमें से निकल जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो फिर वो 8 से 6 में हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है। ये आपके लिए जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दे आर द कीवर्ड्स फॉर यू। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सलाइवा के 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले वाटर एंड म्यूकस है, जो बेटा क्या करते हैं, मॉइस्चर एंड लुब्रिकेशन द फूड पार्टिकल्स, ताकि इनके ऊपर जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम कर सकें। हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है इसका, और ये क्या करता है, इसके 2 फंक्शन हैं। नंबर 1, एक तो ये पीएच को स्टेबलाइज करता है, यानी 6 से डाउन नहीं होने देता, और दूसरा ये एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। मतलब ये जो फूड के अंदर, जो हमारे हाथों से जो हमारे फूड के ऊपर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, इट किल्स देम। तीसरा, सिलिवरी अमाइलेज, जैसे कि जिसको हम टाइलिन कहते हैं। ये जो टाइलिन और सिलिवरी अमाइलेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लिहाज से कि ये डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को एंड ग्लाइकोजन को। किस में? माल्टोज में। ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, आपने इसको जरूर नोट करना है। ये बहुत दफा एमसीक्यूज में आ जाता है कि ये डाइजेस्ट करते हैं ग्लाइकोजन को, स्टार्च को, इनटू माल्टोज। अच्छा, ये मोनोसेक्राइड्स में उसको डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो अमाइलेज होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये स्टार्च को बेसिकली, ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होती है, ये उसको माल्टोज में ब्रेक करता है, फिर जाके वो माल्टोज होती है, वो आगे चलकर मोनोसेक्राइड में टूट जाती है। हम बात करते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर जो फूड है, वो सिलेक्ट भी हो गई, फिर वो लुब्रिकेट भी हो गई, वो डाइजेस्ट भी होगी, सलाइवा ने अपने काम कर दिया, मेस्टिकेट भी हमने कर दिया। मतलब सारे के सारे फंक्शंस, जब हमने एक फूड जो हमने मुंह में रखी, ओरल कैविटी ने पहले नंबर पे उसने फूड को सिलेक्ट किया, फिर उसने फूड को मेस्टिकेट किया, फिर उसने फूड को लुब्रिकेट किया विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, फिर उसने फूड को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज। ये जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये सारे प्रोसेस के बाद जो फूड पार्टिकल होती है, दैट चेंज इनटू ओवल लंप, ओवल फूड लंप, दैट इज कॉल्ड बोलस। हम उसको बोलस कहते हैं। ये आपके लिए कीवर्ड है यहाँ पे। और ये जो बोलस होता है, आप उसको यूं कह सकते हैं कि जो बोलस है, इट इज सॉफ्टन, partially digested and slimy mass of food। ये जो bolus होता है, now it is ready to enter into our esophagus part। लेकिन बेटा अभी आपने ये जहन में एक और रख लेना है। पहले नंबर पे ये कीवर्ड जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, ये आपने नोट करना है कि जब ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होती है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, उसमें लिपिड्स और प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। they remain undigested। the only digestion taking place वो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की। और कार्बोहाइड्रेट्स में अगर स्पेसिफाई करेंगे तो स्टार्च और ग्लाइकोजन की।
सर बोलस की नेचर बता दें। बोलस की नेचर बता दें, ये एसिडिक मैंने बेटा ये नेचर, ये नीचे जो मैंने लिखा है ये मैंने आपके सामने, ये सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, स्लाइमी मैस ऑफ फूड। मतलब ये पार्शली डाइजेस्टेड स्लाइमी मैस ऑफ फूड है, और ये इसके ये बहुत सॉफ्ट होता है दोनों साइडों पे। ये आप ये कह लें कि ये स्पिंडल शेप होता है, यानी दोनों साइडें बारीक और सेंटर से जरा थोड़ा सा मोटा होता है। मैं आपको ये अगर आप इसकी शेप की बात करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ये सर एसिडिक होता है या नहीं बेटा, जब आप इसकी बात करेंगे पीएच, जो कि पीएच 6 होती है, तो वो ऑलमोस्ट 6 to 8 पीएच अगर वो रहता है तो वो आप कह लें कि स्लाइटली एसिडिक 6 है, बड़ी नियर टू न्यूट्रल। एसिडिक तो होगी स्टमक में जाके ना, अगर वो एसिड ओरल कैविटी के अंदर हो जाए तो बेटा जो स्लाइटली एसिडिक मटेरियल होगा, जब वो एसोफेगस में से गुजरता है तो हमने पढ़ा हुआ है वो तो हार्ट बर्निंग होती है, ठीक हो गया। तो वो एसिडिक पीएच नहीं होगी, वो नियर टू न्यूट्रल होगी, तो इसलिए हमें फील नहीं होता कि जो फूड है वो हमारे एसोफेगस में से गुजर रही है। और अच्छा चलें सर जी। जब सलाइवा में से CO2 लूज कर देगा सलाइवा, तो CO2 तो एसिडिक ही नेचर है ना जी, तो एसिड जब लूज कर दिया तो उसकी तो पीएच बढ़ जानी चाहिए, उसको बेसिक हो जाना चाहिए। नहीं, जब हम कहते हैं ना 8 पीएच, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी निकलती है, तो आप देखें ना, आपने वो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं उसमें भी वो कार्बोनिक एसिड बनता है, और जब कार्बोनिक एसिड बनता है बेटा, तो उसकी जो बोतल जो हम पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, उसकी पीएच भी तो 2 से 3 होती है ना। अच्छा, जब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो तो बाकी वाटर रह जाता है। अच्छा, वाटर की सूरत में वो आस्ता आस्ता थोड़ा सा पीएच न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो आस्ता से थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक क्यों होती है? वो इसलिए कि जो अमाइलेज होता है वो वर्क ही एसिडिक कंडीशन में करता है। जब भी डाइजेशन होगी तो वो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में होगी, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की लीजन के बाद वो 8 से 6 हो जाती है। ये 2 प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला एमसीक्यूज है, saliva is basically composed of water, amylase, mucus, and the right option is sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium chloride, hydrocarbon, and the right option is सोडियम sodium बाइकार्बोनेट। bicarbonate. ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। Digestion of starts in oral cavity by salivary amylase, and the right option is cellulose, glycogen, protein और lipids. मैंने भी बेटा आपको बताया इसमें डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन स्पेसिफाई करेंगे तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की। चलें हम बेटा स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर सेकंड एमसीक्यूज का क्या आंसर बताया आपने? बेटा ग्लाइकोजन। ओके सर, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्वेल्विंग एंड फेरेंक्स है। जो फेरेंक्स पार्ट है बेटा, मैंने आपको पहले बताया दैट इज ये जो फेरेंक्स है, इट इज कॉमन पैसेज, ये डुअल पैसेज है जनाब, फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब इसमें से जो रेस्पिरेशन है उसकी भी जो मटेरियल होता है वो भी पास ऑन होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मटेरियल होता है वो भी पास ऑन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। Swallowing is refers the transfer of bolus from oral cavity to pharynx and then ultimately into the esophagus. जब हम बोलस की बात करते हैं कि मेस्टिकेशन, सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, डाइजेशन के बाद वो जो ओवल लंप ऑफ मैस बनता है, हम कहते हैं वो बोलस है, और वो जो बोलस होता है देन इट मूव्स इनटू द एसोफेगस, लेकिन वो फेरेंक्स से होके गुजरता है। हम बात करते हैं बेटा स्वेलिंग की, तो स्वेलिंग इज वॉलेंटरी एंड द बिगिनिंग, ये शुरू में वॉलेंटरी होती है, हमारी मर्जी होती है हम चीज को निगलें या ना निगलें। लेकिन जैसे ही एक दफा हम उसको वो हमारी बैक ऑफ द टंग में पहुंच जाता है, यानी बैक ऑफ द टंग में कोई जो बोलस है जब वो पहुंच जाता है, देन इट बिकम्स इनवॉलेंटरी लेटर ऑन, फिर हम उसको रोक भी नहीं सकते। जब एक दफा कोई चीज हमारे हलक से नीचे चली जाती है, फेरेंक्स के बाद हम उसको रोक
नहीं सकते। और ये जो स्वेलिंग प्रोसेस होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन, यानी जो इन्वॉलंटरी एक्शन है, जिसको मैंने कहा इट बिकम्स इनवॉलंटरी लेटर नाउ, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन, जिसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया बेटा, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स, दो ऐसे पार्ट हैं हाइंड ब्रेन के जो इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द स्वेलिंग कंट्रोल करता है। जब आप स्वेलिंग की बात करते हैं बेटा, तो स्वेलिंग हमेशा स्वेलिंग में कुछ इवेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और उससे सबसे पहला इवेंट जिसको मैंने स्पेसिफाई भी किया है, और ये सारे के सारे आपके लिए कीवर्ड्स है, द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जो हमारी जुबान होती है वो हमारे पैलेट के साथ जाके लगती है, और जब पैलेट के साथ जाके लगती है तो हमेशा उसको जो टंग होती है हमारी, ये हमेशा इट मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी। जब ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है तो ये बोलस को पुश करती है, जरा देखिएगा, इट सॉफ्ट पैलेट पुशेस अपवर्ड एंड क्लोज द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जब ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, तो जब ये अपवर्ड मूव करती है तो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, जिसको हमने वेलम का नाम दिया है यहाँ पे, ये सॉफ्ट पैलेट है। इस सॉफ्ट पैलेट को ये अपवर्ड मूव करेगी। जब ये अपवर्ड मूव करती है तो आपको पता है, हम इसको आगे चलकर रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे कि हमारे दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये इंटरनल जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसको क्लोज कर देती है ताकि वो जो फूड है वो हमारे नेजल कैविटी में ना एंटर हो। फिर उसके बाद क्या होता है, एपिग्लोटिस बिकम मोर और लेस हॉरिजॉन्टल एंड पुश द बोलस इनटू द एसोफेगस। जो एपिग्लोटिस होता है वो मोर और लेस इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मोर और लेस इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अब आपने ये वाले जो सर्कल में कह रहा हूं, दिस इज एपिग्लोटिस। अच्छा, ये एपिग्लोटिस है जिसको हम कहते हैं कि ये कार्टिलेज का बना हुआ है। इट एक्ट एज अ लिड ओवर द ग्लोटिस, ये ग्लोटिस के ऊपर एक लिड का काम करता है। जैसे बेटा फूड पार्टिकल इस सॉफ्ट पैलेट्स के करीब से गुजरता है, तो ये जो एपिग्लोटिस है इसकी जरा आप पोजीशन यहाँ पे भी चेक करें। अच्छा, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे भी चेक करें। इट पार्शली कवर्स द ग्लोटिस, क्योंकि ग्लोटिस थोड़ा सा ऊपर आता है, और जब ग्लोटिस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एपिग्लोटिस बिकम मोर और लेस हॉरिजॉन्टल। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो फौरन से जो ग्लोटिस है वो पार्शली क्लोज हो जाता है, और वो जो फूड होती है वो उस एपिग्लोटिस से होती हुई इट एंटर्स इनटू दिस एसोफेगस। ये एसोफेगस है, ये वाला एसोफेगस के अंदर फूड चली जाएगी, और वो जो फूड है वो विंड पाइप यानी ग्लोटिस के अंदर एंटर नहीं होगी। इस अमल में लेरेक्स जो होता है इट मूव्स अपवर्ड। जब भी हम कुछ चीज निकलते हैं तो जो हमारा लेरेक्स होता है वो हमें फील होता है कि इट मूव्स अपवर्ड। और इसमें एक तो एपिग्लोटिस अपना रोल प्ले करता है, और दूसरा जरा देखिएगा, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग मसल्स, जो रिंग मसल्स होते हैं ओवर द ग्लोटिस वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो भी ग्लोटिस को पार्शियली क्लोज करते हैं। तो मतलब एपिग्लोटिस और जो ग्लोटिस के रिंग मसल्स होते हैं बोथ दे पार्शियली क्लोज द ग्लोटिस, ताकि जो फूड है वो उसके अंदर एंटर ना हो। और एपिग्लोटिस जो होता है इट डाइवर्ट्स द फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू एसोफेगस। और जैसे ही ये बेटा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये जरा चेक कीजिएगा, ये जो फोर्थ वाली डायग्राम है, ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है ये एसोफेगस का है, और वो जो एसोफेगस होती है वो अगेन पिंच हो जाती है और वो बंद हो जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ बेटा कि ये जो एसोफेगस होती है ये बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर ये बंद ना हो तो स्टमक के अंदर से जितनी भी स्मेल्ड प्रोसेस होता है वो सारे का सारा बाहर की तरफ आएगा, और हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से सही तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे। तो ये चीजें वो जो स्मेल होती है वो मुंह के जरिए बाहर आएगी। तो ये जो ओसोफेगस होता है इट बिकम स्क्वीज्ड, ये बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता है पहले से, तो फिर ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता हुआ ये तब खुलेगा जब बोलस ने एसोफेगस के अंदर एंट्री लेनी होती है। तो ये डायग्राम के जरिए
मैंने आपको ये कीवर्ड जो है वो इसके बताए हैं, आप इसको जरूर ज़हन में रखिएगा। अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब वो है एसोफेगस एंड पेरिस्टालसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जब आप बात करते हैं पेरिस्टालसिस की, तो जरा देखिएगा बेटा, इसमें जो हमारा एसोफेगस होता है, उसमें जब फूड मूव करती है बेटा, तो हमेशा एक प्रोसेस के जरिए करती है। हम उस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं। ये जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती हैं, ये बेटा बकायदा तौर पर हम इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का नाम भी देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, जब हम बेटा बात करते हैं पेरिस्टालसिस की, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट, ये कीवर्ड है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट due to alternate movement of smooth muscles by which food is pushed along the alimentary canal। ये भी आपके लिए कीवर्ड है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्री सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, वो सारी की सारी जब उसमें से फूड मूव करती है, तो वो हमेशा एसोफेगस से लेकर और रेस्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल में हमेशा पेरिस्टालसिस के जरिए ही फूड मूव करेगी। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात जगहों पे चर्निंग भी आ जाती है, हम उसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन बात जगह जो होती हैं उसके अंदर ये चर्निंग प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि ये फिजिकली प्रोसेस होता क्या है इसमें, तो इसमें जरा देखिएगा। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड स्मूथ मसल्स preceded by wave of relaxation that push the food forward। पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं फूड के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नीचे डाउनवर्ड मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पुशेस डाउन द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें मैं आपको बताता चलूं बेटा, जो ग्रेविटी होती है वो जरूर इफेक्ट करती है। मतलब कोई बंदा अपने उल्टा होके फूड खा रहा है या एप्पल खाएगा, तो वो जरूर स्टमक के अंदर जाएगी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर कोई बंदा उल्टा होके पानी पीना चाहेगा, यानी लिक्विड फूड लेगा, तो वो स्टमक के अंदर नहीं जाएगी, बिकॉज जो लिक्विड होते हैं उसके ऊपर जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ एंड रिंग मसल्स होते हैं, वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो लिक्विड होते हैं वो ग्रेविटी असिस्टेड प्रोसेस होता है, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो ग्रेविटी के ऊपर नहीं करते। जब हम बेटा बात करते हैं मजीद इसकी, तो फिर जरा देखिएगा, अगर तो पेरिस्टालसिस हो रही है, यानी फूड डाउनवर्ड मूव करने जा रही है, तो फिर एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी होती है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये वॉमिटिंग का प्रोसेस है। इट इज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये कीवर्ड्स हैं आपके। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बाय व्हिच फूड इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू एसोफेगस। अगर तो फूड स्टमक में है, एसोफेगस में आ जाएगी। अगर फूड इंटेस्टाइन में है, तो स्टमक में आ जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में ये इट मे बिकम इनटू द माउथ। जब ये माउथ के जरिए बाहर आती है, तो हम उसको वॉमिटिंग कहते हैं। इसी पेरिस्टालसिस के रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज हंगर पैंग, और हमने पढ़ा हुआ है। हंगर पैंग कब होती है? व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, तो फौरन से ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं ये बढ़ जाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। दैट ब्रिंग्स अनप्लेजेंट सेंसेशंस फॉर अस। और इसका मतलब है कि हमें भूख लगी हुई है, और आपको पता है कि अनकंफर्टेबल जो सेंसेशंस आती हैं, अनकंफर्टेबल सेंसेशंस जो आती हैं, उसमें यह है कि आवाज़ कभी आ जाना, और वो बाजू का तो साथ बैठे हुए लोगों को भी ये आवाज़ आ जाती है। और ये जो हंगर पैंग होती है, इट स्टार्ट्स आफ्टर 12 to 24 आवर ऑफ द मील। जब हम खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ये अब काम खराब होना शुरू हो गया, अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, मुझे भूख लग गई है। अच्छा, ये बेटा वो जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा देखिएगा। ये जो ऊपर वाले मसल्स हैं, ये है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो इसमें राउंड है, इट इज फूड बोलस। अच्छा, अब ये जो फूड बोलस है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओवल लंप मास। ऊपर वाले जो मसल एसोफेगस के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह जैसे जैसे ये फूड जो है
ये मूव डाउनवर्ड कर रही है, वैसे वैसे जो ऊपर के मसल्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और जो नीचे वाले मसल्स हैं दे आर रिलैक्सिंग। जो बोलस है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है। हम कहते हैं ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए ये फूड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक एंटर हो जाती है। ठीक हो गया। जब हम बेटा इसकी बात करते हैं कि फूड एंटर हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो स्टमक होता है वो अपना काम करता है, लेकिन ऑल द वे जितना भी एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो सब के अंदर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो फूड आगे मूव करती जाती है। हमारा जो फोर्थ लर्निंग पॉइंट है, जो आउटकम है हमारे इस डिस्कशन का, उसमें स्टमक, उसका स्ट्रक्चर और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है, और वो है, अगर आप बेटा बात करते हैं स्टमक की, यू आर वेरी फेमिलियर कि जो स्टमक होता है इट इज इलास्टिक बैग। ये कीवर्ड है आपके लिए। इट्स अ बैग दैट स्टोर फूड फॉर सम टाइम। कुछ अरसे के लिए ये फूड को स्टोर करता है, और हमारा जो डिसकंटिन्यूअस फीडिंग बिहेवियर है वो उसको मेंटेन करता है। मतलब हर टाइम हम नहीं खा सकते, हम दिन में 3 दफा खाना खाते हैं। वो जो 3 दफा खाना खाते हैं वो हमें सारे दिन की एक्टिविटी के लिए बहुत काफी होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर जो स्टमक होता है वो हमारे डिसकंटिन्यूअस फीडिंग बिहेवियर को मेंटेन रखता है फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। और मैंने आपको बेटा बताया कि ये इलास्टिक बैग की सूरत में होता है। अगर आप स्टमक की पोजीशन की बात करें, तो जो स्टमक है इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। अनदर कीवर्ड फॉर यू, ये डायफ्राम के जस्ट बिलो नीचे की तरफ मौजूद होता है, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है। जब ये एम्प्टी होता है तो एक और कीवर्ड मैं आपको बता दूं, इट इज जे शेप। जब ये खाली है तो ये जे शेप, मोस्टली ये जे शेप का, हमें लगता है कि ये जे शेप का वजूद होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स में बेटा इसमें दो चीजें हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। एक हम करेंगे कि स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम इसके स्फिंक्टर्स के बारे में देखेंगे, और दूसरा उसके जो स्टमक हैं उसकी लेयर्स के बारे में हम देखेंगे। जब हम स्फिंक्टर्स के बारे में देखते हैं बेटा, तो आपको पता है कि ये दो होते हैं, एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। लेकिन ये दोनों जो स्फिंक्टर्स होते हैं इन पर्टिकुलरली इनमें कई कई आगे एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल, द रीजन वेयर एसोफेगस मीट द स्टमक, जहां पे एसोफेगस स्टमक के साथ मिलता है, यानी जो इनका जंक्शन पॉइंट है, दैट इज नोन एज कार्डियक रीजन। हम इनको कार्डियक रीजन का नाम देते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, रिंग मसल्स, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मसल्स उस एरिया को सराउंड करते हैं। हम उसको कहते हैं, इट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, या उसका जो दूसरा नाम है हम इसको कहते हैं लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। ये भी कीवर्ड आपके लिए है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है? जहां पे एसोफेगस स्टमक के साथ मिलता है, हम उस रीजन को कहते हैं कि ये कार्डियक रीजन है। और वो जो कार्डियक रीजन होता है, इट इज स्पेशली इनक्लोज्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स या रिंग मसल्स की स्पेशलाइज्ड वहां पे एरिया होता है, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसको हम लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर का नाम भी देते हैं। जब ये ओपन होता है, इट अलाउ द फूड टू एंटर इनटू द स्टमक। लेकिन जब ये बंद होता है, इट ब्लॉक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड। ये जब ये बंद होता है तो ये बैकवर्ड फ्लो को नॉर्मली रोकता है, लेकिन जब एंटी पैरास्टालसिस होती है तो फिर ये भी ओपन होकर फूड जो होती है वो एसोफेगस से होती है, ये भी आ जाती होती है, लेकिन वो बड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। जो सेकंड की जब हम बात करते हैं तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। दिस इज द रीजन वेयर स्मॉलर इंटेस्टाइन जॉइंस विद द स्टमक। हमें ये पता है बेटा कि जब स्मॉलर इंटेस्टाइन और आपस में स्टमक जब आपस में मिलते हैं तो हम उसको पाइलोरिक रीजन का नाम देते हैं। ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए। दैट इज enclosed by special contractile muscle called pyloric sphincter। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल या रिंग मसल्स होते हैं हम उनको पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं।
It opens to allow the food to enter into the small intestine. जब ये open होता है तो ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी स्पेशल पार्ट ड्यूडेनम के अंदर ये अलाउ करता है. एंड व्हेन इट इज क्लोज्ड इट ब्लॉक्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड. और जब ये क्लोज होता है तो ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड को ब्लॉक करता है यूजुअली नॉर्मली ड्यूरिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. लेकिन अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये जब ये खुलते हैं दोनों स्फिंक्टर, जब ये ओपन होंगे तो ये हमेशा पेरिस्टाल्टिक वेव में ओपन होंगे. फॉर एग्जांपल फूड मूव करती हुई आ रही है एसोफेगस में, जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो जो जैसे ही पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी इट ओपन्स फूड एंटर इनटू द स्टमक. अच्छा, जैसे ही पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी पाइलोरिक रीजन के ऊपर तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, फूड एंटर इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन. तो ये हमेशा पेरिस्टाल्टिक वेव होती है दैट ओपन्स दी स्फिंक्टर्स, चाहे वो कार्डियक है या चाहे वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है. अच्छा, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द स्टमक. 3 लेयर्स होती हैं बेटा, स्टमक की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है हम उसको कहते हैं सीरोसा. the most external layer is called serosa, या हम उसको एडवेंटिशिया भी नाम देते हैं. ये अपने नाम अपने कीवर्ड्स के तौर पे अपने ज़हन में रखने हैं. सीरोसा या एडवेंटिशिया, हम इस जो लेयर की आउटर साइड पे होती है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ये हमारे स्टमक की पोजीशन को फिक्स करके रखती है. जो मिडिल लेयर होती है दैट इज नोन एज मस्कुलरिस एक्सटर्ना. ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है. ये जो लेयर होती है ये मिडिल लेयर होती है और ये मसल्स की, स्मूथ मसल्स की बनी होती है जो कि फूड को हेल्प करते हैं चर्निंग प्रोसेस में. मैं एक चीज आपको बताऊंगा भी आगे चलकर, ये हमेशा जो मसल्स होते हैं ये चर्निंग ऑफ फूड यानी फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में भी यानी मैकेनिकल डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं. तीसरी जो लेयर होती है स्टमक की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सबसे अंदर वाली होती है और ये इनर मोस्ट लेयर होती है. ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है एंड दे कंटेन गैस्ट्रिक पिट्स. और वो जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को और डिफरेंट एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं. इसकी डायग्राम मैंने ये साथ इसके पेस्ट की हुई है. आप जरा अगर इसको देखेंगे, ये इसकी डायग्राम है बेटा जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की बात करते हैं. मैंने आपसे अर्ज की, जैसा कि पहले मैंने आपसे अर्ज की कि ये इसके 2 रीजन हैं. दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कार्डिक स्फिंक्टर है जिसको मैंने कार्डिक ऑरिफिस का नाम भी दिया. ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग. तो ये जो ओपनिंग होती है कार्डिक ऑरिफिस जो होती है इसके अराउंड जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है वो मौजूद होता है. अच्छा, जब आप बात करें इसकी तो जरा देखिए, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को मैंने हाईलाइट किया है और इसके जो सेंटर में ओपनिंग है उसको हम पाइलोरिक ऑरिफिस का नाम देते हैं. इस तरह ये 2 स्फिंक्टर्स हो गया, एक कार्डिक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर. लेकिन जब आप बेटा स्टमक लेयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इसकी 3 लेयर्स होती हैं. जो सबसे बाहर ये वाली लेयर होती है, ये वाली, हम इसको कहते हैं कि ये एडवेंटिशिया है या ये सिरोसा है. अच्छा, जो मिडल में है दैट इज मस्कुलर लेयर. जो मिडल में होती है दैट इज मस्कुलर लेयर, ये मसल लेयर है. अच्छा, इसमें जो सबसे बाहर वाले मसल्स होते हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. आपने ये कीवर्ड है आपने याद रखने हैं. जो सबसे बाहर वाले होते हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे लॉन्गिट्यूड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टमक ये रन करते हैं. अच्छा, ये जो मस्कुलर लेयर की जो मिडिल लेयर होती है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती है. मतलब वो ऐसे मौजूद होते हैं, जब आप बात करें कि वो बिल्कुल सराउंड करते हैं सर्कल्स की सूरत में तो हम उसको सर्कुलर मसल्स लेयर कहते हैं. और जो सबसे अंदर वाली होती है इट इज ओब्लीक लेयर. ओब्लीक का मतलब होता है कि ये आड़े तिरछे यानी डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स होती है, हम उसको ओब्लीक मस्कुलर लेयर कहते हैं. ये मसल लेयर की भी 3 होती हैं. अच्छा, जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यही मसल स्मूथ मसल होते हैं, यानी स्मॉलर इंटेस्टाइन भी है, ओसोफेगस भी है. जब हम बात करते हैं लार्जर इंटेस्टाइन की तो यही
स्मूथ मसल्स हैं, कनेक्टिव मसल्स की लेयर बनी होती है जो कि स्टमक में भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो चर्निंग प्रोसेस होता है, जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, वो सिर्फ स्टमक करता है। बाकी जो एलिमेंट्री किनाल सिस्टम होता है वो नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता भी उसमें ये जो तीनों मसल्स होते हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर एंड ओब्लिक, वो नहीं होती। ये 3 लेयर्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक में मौजूद होती हैं। दैट इज व्हाई दे आर इन्वॉल्व, इट इज इन्वॉल्व, जो स्टमक है इट इज इन्वॉल्व इन चर्निंग प्रोसेस, और बाकी जो एलिमेंटल कैनाल सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, बाकी इसमें आपके लिए बस माइनर सी चीजें हैं, जैसे ये ग्रेटर कर्वेचर है जो बड़ा कर्व है, और ये लेसर यानी छोटा कर्वेचर है जो कि छोटा कर्वेचर है। ये पाइलोरिस रीजन, जिसको मैंने पाइलोरिक रीजन का नाम दिया था, ये रोगाई है। रोगाई का मतलब होता है कि जो सलवटें स्टमक के अंदर होती हैं, हम उस सलवटों को कहते हैं कि रोगाई है। और ये सारे का सारा आपको पता है कि इट इज द एसोफेगस एंट्री इनटू द स्टमक। जब हम बेटा बात करते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बाकी सिर्फ 5 मिनट रह गए। मैं चाहूंगा कि इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर लें, बस थोड़ा सा रह गया। हम बात करते हैं कि स्टमक इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। स्टमक तो डाइजेशन में इन्वॉल्व है। स्टमक के अंदर पीएच जो होती है वो 2 से 3 हाईली एसिडिक होती है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं भाई जो स्टमक को डाइजेशन में इन्वॉल्व करती हैं? तो स्टमक जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बकायदा तौर पर, जो ग्लैंड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अगर आप स्टमक के अंदर दोनों तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक के अंदर आता है, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब ये एंडोक्राइन के तौर पे काम करेगा तो बेटा इट पोर इट्स सेक्रेशन इनटू द ब्लड। जब वो ब्लड के अंदर अपनी सेक्रेशन को पोर करता है हम उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ब्लड के अंदर जो सेक्रेशन आती है वो स्पेशल हार्मोन की आती है, और उस हार्मोन को हम कहते हैं कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन है। हम बात करें स्टमक की, तो जो गैस्ट्रिक पिट्स मैंने आपको बताया, इन इंटरनल म्यूकस लेयर, जो इंटरनल म्यूकस लेयर यानी इन सबसे जो इंटरनल लेयर होती है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। और जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने इन सेल्स का जिक्र यहाँ पे किया है, टैबुलेटेड फॉर्म में किया है, आप इसको जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले जो गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं दे कंटेन म्यूकस सेल्स। मैं डायग्राम भी आगे आपको दिखाऊंगा। जो म्यूकस सेल्स होते हैं दे सेक्रीट म्यूकस, सबसे मेजर रोल है इसका। एंड दे कवर द स्टमक वॉल, ये स्टमक वॉल को कवर करते हैं। अच्छा, इस वॉल को ऐसे बेटा कवर करते हैं, ये बड़ा थिक विस्कस मटेरियल होता है जो म्यूकस, ये स्टमक वॉल को ऑल अराउंड अंदर की तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, जब ये अंदर की तरफ से कवर करेंगे तो ये करेंगे क्या बेटा? ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। अब स्टमक के अंदर हाईली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, 2 से 3 पीएच है। तो जो स्टमक की अपनी वॉल्स हैं वो भी प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो बेटा डाइजेस्ट हो सकती है। लेकिन जो म्यूकस होती है वो इसको बकायदा बचाती है ताकि ये डाइजेस्ट ना हो सके। उसके बाद पाराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो HCl सेक्रीट करते हैं। अब ये HCl बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये 2 से 3 पीएच को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये वही पीएच है जिसके ऊपर पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन की ये बड़ी ऑप्टिमम पीएच है 2। और दूसरा, जब भी स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी तो वो हमेशा एसिडिक पीएच में होती है। ये देखिए मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखा, एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम, क्योंकि पेप्सिन वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। HCl क्या करता है? इट किल्स द माइक्रोब्स एंड सॉफ्टन द फूड। जो रहे सहे सोडियम बाइकार्बोनेट से बच जाते हैं ओरल कैविटी में, वो आके HCl डाइजेस्ट कर उनको खत्म कर देता है। फिर ये कन्वर्ट करता है, इट इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन टू एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इट इनएक्टिवेट्स स्लीवरी एमाइलेज, क्यों इनएक्टिवेट करता है? क्योंकि आपको पता है, आपने ऊपर पढ़ा, सलाइवा की पीएच 6 होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करती है ओरल कैविटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे आके पीएच 2 से 3 होगी, जो अमाइलेज है वो उसके लिए वर्किंग पीएच नहीं होगी, तो वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जाके नेक्स्ट चेंज हो जाएंगे
नेक्स्ट डाइजेस्ट होंगे इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन। अच्छा, उसके सर बाद जो सेल्स होते हैं, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 जी, सर यहाँ पे एमाइलेज कौन सिक्रीट कर रहा होगा स्टमक में? समझ नहीं आई, आवाज कट गई बेटा आपकी। सर यहाँ पे एमाइलेज कहाँ से आ गया? मतलब एमाइलेज तो ओरल कैविटी में था ना? मैंने आपको बताया, आपने मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी, कट गई होगी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो अमाइलेज, अब देखो ना, अमाइलेज ऊपर ओरल कैविटी में है, और वो ओरल कैविटी से जो बोलस है वो आ रहा है, आपने केमिकल नेचर का पूछा, अब उसमें थोड़ा सा अमाइलेज जरूर होगा जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ये तो नहीं होगी कि फूड हम कोई 10-15 मिनट अपनी ओरल कैविटी में रखें और वो मुकम्मल तौर पे अमाइलेज भी कंज्यूम हो जाए। हम खाते जा रहे हैं, अमाइलेज और केमिस्ट्री ऑफ द बोलस के अंदर अमाइलेज शामिल है। अच्छा, वो क्या करता है, जैसे स्टमक में आता है अमाइलेज अपने इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो जो केमिस्ट्री है बोलस की, जो आपने ऊपर पूछा था सर ये केमिकल नेचर ऑफ द बोलस क्या होगी, अमाइलेज भी होंगे कुछ कंटेंट जो कि उसको डाइजेस्ट करते हुए एसोफेगस में से स्टमक तक ला रहे हैं। अच्छा, जैसे ही वो स्टमक में एंटर होंगे, HCl की मौजूदगी में इट इनएक्टिवेट्स, ये स्टमक इसको खारिज नहीं करता बेटा, ये ओरल कैविटी में से आते हैं, एंड द सम कंटेंट ऑफ द अमाइलेज जो वो काम कर रहा होता है डाइजेशन का, वो आके उसको ब्लॉक कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देगा। फिर ये जाइमोजन या चीफ सेल्स हैं, दे सेक्रीट पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन होता है इट इज पोटेंशियली डैमेजिंग, अगर पेप्सिन की बात करें तो पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम है। तो फिर ये जो पेप्सिन होता है इट सेक्रीट्स इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजेन। जो पेप्सिनोजेन होता है वो बेटा बाद में आके एक्टिव होता है, और जब ये एक्टिव होता है तो ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में, हम इसकी बात बाद में करेंगे। फिर जी सेल, या जिसको हम गैस्ट्रिन सेल्स का नाम देते हैं, ग्लैंड सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन स्टमक गैस्ट्रिक पिट्स में, और वो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो सेक्रीट करते हैं। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन। मतलब जितनी प्रोटीन होगी, हम आगे चल के बात भी करेंगे, उतना गैस्ट्रिन ज्यादा बनेगा। वो कैसे, ये हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अच्छा, ये 4 तरह के सेल्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए, आपने मेरा बेटा इसको जरूर ज़हन में रखना है। सिर्फ 2 मिनट जरा हम लेंगे, उसके बाद इस चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने बेटा लिखा, पेप्सिनोजेन इज इन एक्टिव फॉर्म, यू आर वेरी मच फेमिलियर दैट। और ये पेप्सिन और HCl की वजूद ये पेप्सिन यानी एक्टिव हो जाता है, और ये जो पेप्सिन होता है देन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसके बाद ये प्रोटीन्स, पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन में एंड पॉलीपेप्टाइड चेन में, दैट लेटर ऑन डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड फॉर्म। ये बेटा एंड है यहाँ पे, थोड़ी 2 चीजें पॉइंट हैं, जरा देखिएगा। बोथ हार्मोनल एंड नर्वस मैकेनिज्म रेगुलेट द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिन, यहाँ पे वर्ड गैस्ट्रिन आना चाहिए था, वो मिस हो गया, एंड सेक्रेटिन। 2 हार्मोन होते हैं बेटा, 2 हार्मोन होते हैं। ये सेक्रेटिन जो होता है ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लेकिन जो गैस्ट्रिन होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय द म्यूकस लेयर ऑफ म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक। और जो म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक गैस्ट्रिन सेक्रेट करता है, ये सेट करता है अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फॉर एग्जांपल बेटा, मैं अक्सर कहता होता हूँ, एक बंदा है उसने 100 ग्राम प्रोटीन ली है, और एक बंदा है उसने 500 ग्राम प्रोटीन खाई है। अब क्या दोनों के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो एक जैसा बनेगा? नहीं बेटा, फर्क है। जिसने 100 ग्राम प्रोटीन खाई है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो कम बनेगा, उसके अंदर पेप्सिन कम बनेगा, और जिसने 500 ग्राम प्रोटीन खाई है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनेगा, यानी जो पेप्सिन हार्मोन है वो ज्यादा बनेगा। अच्छा, ये कौन तय करता है कि गैस्ट्रिक जूस की मिकदार को ज्यादा होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस की मिकदार को कम होना चाहिए? तो ये तय करने वाला उत्तर एक ही है, जिसको हम गैस्ट्रिक हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा प्रोटीन है, द मोर प्रोटीन फूड इन फूड, मोर गैस्ट्रिक एंड मोर गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा प्रोटीन होगी, ज्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन बनेगा जो आगे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को ज्यादा करेगा। कम प्रोटीन होगी, कम गैस्ट्रिन बनेगा जो आगे कम गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेगा। तो जो अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस है इट इज सेट बाय द
amount of the gastrin hormone which is secreted by the mucosa layer of the stomach. अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने गैस्ट्रिक पिट्स हैं, ये पूरी की पूरी लेयर है बेटा आपके सामने ये स्टमक की, आप इसको जरा देखें। मुजम्मल साहब काइंडली जरा हमें 2-3 मिनट दे दें, मैं ये क्लास को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, ये जो सरफेस ऑफ एपिथेलियम है, ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही ये सुराख जो है, ये म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक सबसे अंदर वाली है। अच्छा, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, ये सिरोसा सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। अच्छा, इसके अंदर ये बेटा सेल्स हैं, ये पाइटल सेल है, ये अगर आप इसको जूम करके दिखाया गया है, ये चीफ सेल्स हैं, ये एंडोक्राइन सेल जो एंडोक्राइन गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ये चीफ सेल्स हैं जिसका फंक्शन हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये सेल्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि अपना काम करते रहते हैं। चलिए जी, दिस इज एंड टॉपिक ऑफ आवर एंड है ये हमारा टॉपिक का, इसमें फंक्शंस ऑफ द स्टमक है। मैं चूंकि ये नोट्स की सूरत में आपको दूंगा तो आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। फंक्शन ऑफ जब स्टमक की बात करेंगे तो फूड स्टोरेज आता है, दैट मेंटेन्स डिसकंटिन्यूअस फीडिंग बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फिर ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कि इट इज पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम बाय स्मूथ मसल्स, प्रोडक्शन ऑफ काइम यानी सेमी मास बनता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है यानी प्रोसेसिंग स्टमक कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो मटेरियल होता है वो काइम बनता है। हम उसकी बात अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी करेंगे। जो तीसरा मेजर फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन है, लिटिल बिट एब्जॉर्प्शन इन स्टमक होती है, मतलब आप ये कह लें कि शायद बड़ी नॉमिनल सी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है। कल हम इसकी बात करेंगे कि कौन से मटेरियल स्टमक में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि इट एक्ट एज आवर इम्यून सिस्टम, मतलब ये इम्यून सिस्टम के तौर पर प्रॉपरली तो नहीं लेकिन ये फिजिकल इम्यूनिटी हमें देते हैं। फिजिकल इम्यूनिटी किस तरह से कि एक तो ये HCl मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनते। और दूसरा जो अंदर वाली म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, ये वाली जो लेयर होती है स्टमक की, ये म्यूकोसा लेयर होती है, ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ब्लड स्ट्रीम तक नहीं आने देते। मतलब ये हमारी बॉडी में फिजिकल इम्यूनिटी, जिसको हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक केमिकल इम्यूनिटी होती है और एक फिजिकल इम्यूनिटी होती है। तो जो स्टमक लाइनिंग होती है अंदर वाली, जो म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्टमक है, द मोस्ट इंटरनल लेयर ऑफ द स्टमक, वो हमें फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना हो सके। ये 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला MCQ क्वेश्चन है कि फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू pyloric sphincter, cardiac sphincter, semilunar wall or esophagus, and the right answer is pyloric sphincter. Pyloric sphincter। बड़ा आसान से ये क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये सेल्स लिखे हुए हैं। Goblet cells produce HCl, saliva, mucus or pepsinogen, and the right option is जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो बिल्कुल बेटा जो सेल्स होते हैं लाइक म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, जिसको हम चीफ सेल्स का नाम भी देते हैं। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, चीफ सेल या गोबलेट सेल्स, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। ये विद दिस अपना ये जो टॉपिक है स्टमक के अंदर डाइजेशन, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप इसको जरूर पढ़िए। मैं ये डॉक्यूमेंट, एक्सक्यूज मी सर, जी जी बेटा, टाइम सर ज्यादा हो गया है। क्या ये पॉसिबल है कि आप जैसे पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा दिया करें? मुझे कोई मसला नहीं है सर, वैसे ज्यादा अच्छी समझ आ जाती थी। आप वैसे अगर मुमकिन है तो वैसे पढ़ा दिया करें। चलें, ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह कल से व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। थैंक यू सर। मैं ये बुक की सूरत में नोट्स भी आपको सेंड कर दिया करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे भी हम पढ़ लिया करेंगे। ठीक हो गया जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। सर ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज। जरूर जी, जरूर 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 सर कल के एंजाइम्स के भी जी, जरूर जरूर मैडम।